एक बार फिर आपका स्वागत है सर्वोदय शिक्षा के YouTube चैनल में। और जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि हम बात कर रहे थे क्लास 11th के सब्जेक्ट फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम था सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। तो उसका इंट्रोडक्शन हम कर चुके थे और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज सेंटर ऑफ मास। क्या लिखा है यहाँ पर वो देखते हैं। और हमने पहले ही बताया था कि हम NCERT की जो बुक है जस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस जगह पर वो ये है, सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास क्या है। कैसे निकालने का मतलब ये नहीं है कि हम उसका डेरिवेशन करने वाले हैं कि निकालने का फॉर्मूला कैसे आया। हम जस्ट ये देखेंगे कि उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और उसके बाद देखेंगे कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इस मोशन को पढ़ने से पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है आगे। यहाँ पे आप देखते हैं एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में अभी हमने क्या बोला, एक वर्ड सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब है बहुत सारे पार्टिकल। हम यहाँ पर फिलहाल मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। मिनिमम का मतलब है 2 पार्टिकल सिस्टम। एक हमने M1 माना और दूसरा हमने M2 माना। और क्या क्या चीज गिवन है वो देखते हैं। M1 M2 तो हो गए इसके मासेज। ये है हमारा ओरिजिन। ये आप जानते ही हैं कि जब भी हम किसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो एक ओरिजिन मानते हैं। इस ओरिजिन से पहले पार्टिकल की डिस्टेंस x1 मालूम है, दूसरे पार्टिकल की डिस्टेंस x2 ये भी मालूम है। c है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, इसको COM करके लिखते हैं या डायरेक्ट इसको CM लिख देते हैं। तो ये ध्यान रखना कि इस तरह का शॉर्टकट हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एक्सेस के अलोंग ही हमने काम किया हुआ है और सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट है यानी डिस्टेंस वो मानी x। तो हमने इसका फॉर्मूला क्या बनाया उसको देखते हैं। हमने इसका फॉर्मूला बनाया, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, पहला पार्टिकल M1 उस पार्टिकल की डिस्टेंस x1 दोनों का मल्टीप्लाई यानी M1 x1 प्लस दूसरा पार्टिकल और दूसरे की डिस्टेंस यानी M2 x2 और टोटल मास M1 प्लस M2। अब यहाँ पर टोटल मास क्यों बोला, क्योंकि इस सिस्टम में, अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी बात क्लियर कर दूं, ये कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट में अलग अलग पार्टिकल्स माने तो 2 ही पार्टिकल हैं, एक M1 और एक ये M2। समझने के लिए हमने पहले इसको 2 पार्टिकल से किया, फिर 3 से करेंगे और फिर इसको जनरलाइज कर देंगे n पार्टिकल के लिए। तो ये आया सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला। फिर से मैं याद दिला दूं, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे किया, कहाँ से आया, हम इस पर नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और लिखिए, अगर ये दोनों मास सेम होते, एक M और एक दूसरा भी M, यानी 2 पार्टिकल होते सेम मास के, तो M1 और M2 की जगह हम M लिख देते और इस तरह से फॉर्मूला क्या आता, x1 प्लस x2 अपॉन 2। और ऐसा देखने से लगता है, ये कैसा लग रहा है देखने से, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने 2 क्वांटिटी का एवरेज ले लिया है। जब एवरेज ले लिया है तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास जो होगा इन दोनों के सेंटर पे यानी मिड वे पे कहीं होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमने 2 की जगह ये सिस्टम 3 पार्टिकल का लिया होता और उसके बाद जनरलाइज किया होता तो आंसर क्या आता। तो देखिए बहुत सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर 3 पार्टिकल का होता तो हम लिखते हैं M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, हम ऐसा लिखते। और अगर ये n पार्टिकल का होता तो कुछ ऐसा होता, देखिए M1 x1 पहला पार्टिकल, ये दूसरा और ये nth, अब चाहे मर्जी है जितने माने, और नीचे क्या है, इन सबके अलग अलग मासेज। ये है इसको लिखने का तरीका समेशन की फॉर्म में। जब भी कोई चीज लगातार ऐड हो रही है, देखिए ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, जब ऐड हो रही है तब हम इसको लिखते हैं इनके सम की फॉर्म में, और वो तरीका है समेशन लिखना।
तो समेशन का निशान है ये इसको सिग्मा या समेशन बोलते हैं। तो इस तरह से लिखा i इक्वल टू 1 to n m1 x1, उसकी जगह हमने लिखा mi xi। अब i की वैल्यूज रखते जाएंगे, प्लस का निशान लगाते जाएंगे और ये इस तरह से हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से नीचे लिखा mi, यानी कि 1 2 3 4 रखेंगे और ऐड कर देंगे। और ये इसको लिखने का एक जनरल तरीका है। बार बार हम i की वैल्यूज नहीं लिखते हैं, जस्ट इस तरह से लिख देते हैं जिससे लिखना थोड़ा सा आसान होता है। और वैसे भी हमारा एम क्या है, हर चीज को आसान बना देना। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि जहां पर हमने समेशन mi लिखा है वो असल में क्या हुआ, जैसे ही हम समेशन mi करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट का टोटल मास। जब टोटल मास है तो उसको अगर हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर दें तो हम इस क्वांटिटी को कैपिटल M लिख सकते हैं, और कैपिटल M लिखते ही ये क्वांटिटी थोड़ी सी अलग नजर आने लग जाएगी। अभी तक हमने जो बात की उसमें हमने सिर्फ एक एक्सेस लिया, दैट वाज x एक्सेस। लेकिन हम जिस क्लास में हैं हमें सिर्फ x नहीं पढ़ना है ना, हमें तो सारे एक्सेस पढ़ने हैं। और जब सारे एक्सेस पढ़ने हैं तो उस केस में हमें y एक्सेस, z एक्सेस ये सारे लेने पड़ेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 तो पार्टिकल माने हैं m1, m2 और m3, और 2 एक्सेस माने हैं। तो यानी तीनों पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे पहले पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट x1, दूसरा कोऑर्डिनेट y1, दूसरे पार्टिकल का पहला कोऑर्डिनेट x2 और दूसरा कोऑर्डिनेट y2, इसी तरह से तीसरा का। अगर इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट होगा उसको भी देखते हैं। मैं यहाँ छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये हमने बनाया x एक्सेस, ये हमने बनाया y एक्सेस। एक पार्टिकल हमने माना m1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। दूसरा पार्टिकल ये है, इसको माना m2, कोऑर्डिनेट हुआ x2 और ये y2। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन मैंने ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास ये है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x और y। अब इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लिखेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया r1, और इसको भी अगर पोजीशन वेक्टर की रिप्रेजेंट करें, फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हो गया r2। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर ऑफ मास का पहला कोऑर्डिनेट x, ये बिल्कुल पहला वाला फॉर्मूला आ गया, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी तरह से y निकाला तो इस तरह से। अब हमें ये पता लग गया कि फॉर्मूला तो वही है x एक्सेस वाला, जितने पार्टिकल होंगे, जितने एक्सेस होंगे, उस फॉर्मूले को हम जनरलाइज करते चले जाएंगे। तो ये x और y मीन्स सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं, अगर यहाँ पर तीनों पार्टिकल का मास सेम है, यानी कि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3, इन तीनों का मास अगर सेम है तो देखिए x कोऑर्डिनेट निकाला, m कॉमन लिया, नीचे भी m कॉमन होने से ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3। क्या याद आया, दिस इज सेम एज एवरेज ऑफ 3 क्वांटिटी। मीन्स इन तीनों का जो मिड पॉइंट है वही इसका सेंटर ऑफ मास आएगा, अगर ये मास दोनों सेम होंगे। यानी कि दोनों मतलब तीनों मास m1 m2 m3 अगर सेम होंगे तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो इनका सेंटर ऑफ मास आएगा। इसी तरह से हमने y कोऑर्डिनेट निकाला और वहां भी बताया कि वो भी एवरेज यानी कि मीन की तरह नजर आता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं इस पेज को जूम करके उस पॉइंट पर ले आता हूँ, यानी जो बुक में जिस तरह से ये चल रही है बिल्कुल वैसे ही हम चल रहे हैं। अब इसको निकालने का तरीका हम सीख चुके हैं। अब देखते हैं कि टोटल मास को m मान लें तो इसको कैसे लिख सकते हैं। तो वहां पर देखिए, यहां पर ये हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, m1। अब देखिए m1 x1, ये तो i इक्वल टू 1 रखा, समेशन है इसलिए हम रखेंगे प्लस, फिर यहाँ पर आएगा m2 x2, चूंकि समेशन है फिर से रखेंगे प्लस,
फिर हम रखेंगे m3 x3 और इस तरह से। तो ये हो गया न्यूमरेटर वाला पार्ट और नीचे क्या था समेशन mi, मैं लिख देता हूं यहां पर समेशन mi और यहां पर भी पहला पार्टिकल फिर दूसरा फिर तीसरा। इस तरह से इस एक्सटेंडेड फॉर्म को छोटा करके लिखने का तरीका है समेशन फॉर्म। और ये हम बता चुके हैं इन तीनों पार्टिकल का टोटल मास उस बॉडी का मास है, इसलिए हमने इसको कैपिटल M करके लिख दिया। यहां पर अभी एक चीज और जोड़ दी है, अगर ये एक्स वाई के साथ साथ जेड कोऑर्डिनेट भी होता तो हम इस तरह से उस सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट भी पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर ये बताया है कि टोटल मास को लिखने का तरीका हमने कैपिटल M माना है, इसलिए इसको कैपिटल M लिख दिया है। फिर से रिकॉल कर देता हूँ, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये फॉर्मूला हमने डिराइव नहीं किया है, ये फॉर्मूला जस्ट हमने यूज किया है कि हम ऐसा होगा तो इस तरह से रखेंगे। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर फॉर्म कि ये क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया था दो पार्टिकल सिस्टम के लिए डायग्राम बताया था, उस डायग्राम को एक बार फिर से तीन पार्टिकल के लिए बना देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। यहाँ पर मैं यहाँ पे तो कितने भी पार्टिकल मान सकते हैं, मान लेते हैं हम दो पार्टिकल, ये m1 ये m2। अब मैं इनको अलग अलग कोऑर्डिनेट की फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं इनको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। m1 पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है r1, देखो वेक्टर साइन लगा रखा है। ये याद रखिए कि किताब में लिखने का तरीका और हमारे लिखने के तरीके में क्या फर्क है। ये है वेक्टर r और जब हम अपनी कॉपी में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं r और वेक्टर। तो यहाँ पर क्या है, उस लेटर को बोल्ड कर रखा है, थोड़ा सा मोटा कर रखा है। अगर ये छोटे बच्चों की किताब होती ना तो इसको कलर करके भी लिखते, लेकिन कंजूसी है ना यहाँ तो हम जब लिखेंगे तो अब हम बोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम थोड़ी बार बार उस पर पेन चलाते रहेंगे। तो हम लिखेंगे, इस तीर का निशान ऐसे रखेंगे और R लिखेंगे और ये जो लिखेंगे किताब में वो कैपिटल R है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद अपनी फिजिक्स की किताब का कोई भी पेज रैंडमली खोल लो, वहाँ पर कोई ना कोई बोल्ड लेटर मिलेगा, मीन्स वेक्टर मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि वेक्टर कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो वेक्टर अगर नहीं समझ में आया है, अगर डाउट है तो हमारे पिछले वीडियो देखकर वो डाउट एकदम क्लियर कर लेना। आगे चलते हैं, तो m1 का पोजीशन वेक्टर हो गया r1, इसी तरह से m2 का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया है r2 और इन दोनों को हमने मिला दिया। हमने किसी पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास बनाना है हमने यहाँ बना दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहीं बनाऊँ, कहीं भी बना सकता हूँ। और इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूँ कैपिटल R। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में फॉर्मूला बनाना। अब हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखिए, पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, यानी कि जो एक पोजीशन वेक्टर है R1, ये अगर m1 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो R1 कैसा होगा, R1 विल बी, इसके तीन कोऑर्डिनेट हुए, पहला कोऑर्डिनेट x, दूसरा y और तीसरा z। क्योंकि ये वन पार्टिकल का है तो 1 1 1 लिखे हैं। ये i कोऑर्डिनेट है तो i कैप, ये y एक्सिस का है तो इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर आएगा j और z के साथ आएगा k। थोड़ा सा पास पास हो गया है, एडजस्ट कर लेना। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर अलग अलग वेक्टर को एक साथ रिप्रेजेंट करने का एक गजब का तरीका है। तो अब ये गजब का तरीका तो आ गया, तो सेंटर ऑफ मास के लिए भी फॉर्मूला गजब का बना लेते हैं। देखिए कैसे, ये देखिए m1 r1 अपॉन कैपिटल M। अब r1 का मतलब क्या है, इसमें x है, y है, z है, तीनों इसमें शामिल हैं। तो ये इसका जनरलाइज फॉर्मूला आ गया। तीन एक्सेस का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी पार्टिकल्स तीन एक्सेस में बटे हुए हों, तो इस तरह से हम जनरलाइज फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आमतौर पर हमें एक्स वाई जेड अलग अलग करने पड़ते हैं, पर अगर कहीं आ जाए तो अब हम ये भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बता रखा है, इसको देखते हैं। ये बता रखा है, मान लिया हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से रखा है कि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो ओरिजिन हो जाता है।
इफ द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी द सेंटर ऑफ मास। क्या बताना चाहते हैं उसको समझते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास दो पार्टिकल का ही सिस्टम है। अब मैं यहाँ पर इस तरह से मान लेता हूँ, ये एक्स एक्सेस है, ऊपर वाला वाई है। एक पार्टिकल मैंने यहाँ रखा जिसका मास है 5 किलोग्राम, दूसरा पार्टिकल यहाँ रखा जिसका मास भी है 5 किलोग्राम। दोनों के डिस्टेंस भी मान लेता हूँ, इसके डिस्टेंस 2 मीटर है और इसके डिस्टेंस भी 2 मीटर है। और अब हम जानते हैं अगर इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट प्लस का 2, इसका कोऑर्डिनेट माइनस का 2, तो 2 + 2/2 एवरेज निकालने की तरह करेंगे तो ये 2 होगा, ये माइनस का 2 होगा, 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास आएगा इस ओरिजिन पर, ऐसा ही होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जब हम ये निकालेंगे m1x1 + m2x2 और इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाला वेक्टर तो है प्लस का, ये वाला वेक्टर है माइनस का, इस वजह से ये 0 हो जाएगा। तो अगर हमारे किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन हो तो ये वाली जो टर्म है ना, ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी MI/RI = 0। तो इससे हमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है, कुछ न्यूमेरिकल जो हम आगे करके देखेंगे, हम पहले से मानेंगे कि हमारा सेंटर ऑफ मास 0 पर है, यानी ओरिजिन पर है, और हमारा जब फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम बड़े आराम से 0 रख देंगे और बाकी अननोन क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये न्यूमेरिकल करने में काम में आता है। कैसे काम में आएगा उसको हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। अब जो बता रखा है उसे समझते हैं, ये क्या यहाँ पर लिखा है वो देखते हैं। हमने माना पॉइंट मास को छोड़कर अब हम ऑब्जेक्ट पर आ गए, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स मान लिए, छोटे छोटे पार्टिकल्स मान लिए। अगर मैं कहूं कि ये जो पेन है ये वो ऑब्जेक्ट है, इसमें ऐसे कितने पार्टिकल मान सकते हैं? क्या मैं 2 मान लूं? आप कहोगे इतने सारे तो हमें ही दिख रहे हैं, क्या 100 मान लूं, 1000 मान लूं? तो ऐसे केस में हम ये फिक्स क्वांटिटी नहीं दे सकते। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इनफाइनाइट, हम ऐसा कुछ बोलेंगे। अगर वास्तव में रियलिटी की तरफ बढ़ें तो क्या होगा उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा था, m1x1 ये हमने लिखा था। अब जब पार्टिकल इनफाइनाइट हो जाएंगे तो ये जो m1 मास है ये इतना बड़ा नहीं हो सकता कि हम लिखें कि 5 किलोग्राम। हम 5 किलोग्राम छोड़ो 5 ग्राम भी नहीं लिख सकते। तो हमें ये इतना छोटा मानना है कि जिसका मेजरमेंट आसान नहीं हो। और ये हम जान चुके हैं, जब हम किसी क्वांटिटी को बहुत छोटा रिप्रेजेंट करते हैं तो उस क्वांटिटी को डेल्टा लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ये ट्राइंगल जैसा जो टर्म है ये डेल्टा कहलाता है, तो डेल्टा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट निकाला उसको कैसे लिखा, डेल्टा m × एक्स कोऑर्डिनेट। डेल्टा m क्यों, यानी अब हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इनफाइनाइट, बिखरे हुए हैं, उनके बीच की जगह जो है वो बहुत ही छोटी है। अगर ऐसा होगा तो हम m को डेल्टा m से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट, इसी तरह से z कोऑर्डिनेट, ये डेल्टा m करके लिखा। उसके बाद यहाँ क्या बताया है, उसके बाद बताया है जो डेल्टा m टर्म है, मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा m टर्म। इस टर्म को हम क्या लिखते हैं, जब ये बहुत छोटी क्वांटिटी है तो हम इसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं। तो इस डेल्टा m को लिखते हैं dm, यानी कि और छोटा रिप्रेजेंट करना है तो हम कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। कैलकुलस वर्ड का मीनिंग है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, यानी कि जो काम हम एडिशन में कर रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4, अगर ये क्वांटिटी अलग अलग नहीं दिखाई दे रही हो, यानी कि ये 1 फिंगर, ये 2 फिंगर, ये 3, ये तो हैं अलग अलग, और मैं इसको एक साथ दिखाऊं बिल्कुल ऐसे, आप अलग अलग नहीं पता लगा पा रहे हो कि फिंगर्स कहाँ हैं, तब हमें ऐड करने की जगह यानी समेशन की जगह इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। तो यही कारण है कि ये जो चीज़ें हैं अलग अलग ऐड हो रही हैं, m1x1 एडिशन, m2x2 एडिशन, m3x3, ये एडिशन ऐसे ना करके हमें
इंटीग्रेशन की फॉर्म में करना पड़ता है। तो जब भी कोई बॉडी कॉन्टिन्यूस हो, कॉन्टिन्यूस का मतलब है अलग अलग नहीं पता चल रही है, जैसे इसमें तो ये अलग अलग पता चल रही है, अलग अलग नहीं पता चल रही है, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो इसी को हम इंटीग्रेशन में कैसे चेंज करें, हम उसी की बात कर रहे हैं। देखिए आगे, तो यहाँ देखिए समेशन डेल्टा एम, मैंने क्या बताया था, इस डेल्टा को डी लिख देते हैं। तो देखो समेशन को कर दिया इंटीग्रेशन और इस डेल्टा को कर दिया डी, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी तरह से इसको लिखा हमने डेल्टा एम। पता लग गया कि किस तरह समेशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पॉज कर लीजिए, उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो पहले इसको पढ़ लो। अभी यहाँ पर कोई फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले नहीं हैं। अब आगे क्या लिखा है इसको देखिए, इसके साथ इस xi को मल्टीप्लाई करने से हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वाला पार्ट तो dm की तरह हो गया, ये x हो गया x। यहाँ पर जो i लिखते हैं वो जैसे यहाँ पर लिमिट लिखते हैं i की, ऐसे ही यहाँ पर भी लिमिट आती है। अब इसको जैसे ये x का लिखा, इसी तरह से y का लिखा, इसी तरह से z का लिखा। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें पार्टिकल्स को अलग अलग करके देखना पॉसिबल नहीं हो, तो समेशन की जगह इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ देखिए, अब हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या हुआ, इंटीग्रेशन x dm, और नीचे क्या था, जो समेशन m था वो इंटीग्रेशन m हुआ, और टोटल m इसको कैपिटल M लिख दिया। तो ये x, ये y, ये z, और ये है पोजीशन वेक्टर r की फॉर्म में। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, ये वेक्टर है और इधर ये भी वेक्टर है। तो न्यूमेरिकल करते समय हमें इनकी डायरेक्शन भी काम में लेनी पड़ेगी। अगर कोई लेंथ सेंटर से राइट में है तो वो पॉजिटिव, लेफ्ट में है तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू कंसीडर द डायरेक्शन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ फिर से वही बात रिपीट की, यहाँ पर लिखा है अगर हम सेंटर ऑफ मास को ऐसे चूज करते हैं कि वो उसका ओरिजिन हो, ओरिजिन का मतलब क्या है, 0 0 कोऑर्डिनेट हो, तो फर्क क्या पड़ेगा, हमारा जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल रहे हैं वो 0 हो जाएगी। और इसके 0 होने से ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, क्योंकि हमने लिखा है वेक्टर r इज इक्वल टू 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x dm, हमने ये लिखा है। अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब है ये r है, तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट 0 हो जाएगा, जो इस तरह से लिख के बता रखा है। ये 0 होने का मतलब है x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट तीनों अलग अलग 0 होंगे। तो ये सेंटर ऑफ मास को लिखने का तरीका है। तो यहाँ पे बता रखा है होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है, तो उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आता है। अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे फ़ायदा ये है, अगर कोई कहे कि स्फीयर है होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब फिर से थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये पूरा एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो होमोजीनियस। अगर मान लिया आधा हम कह दें लकड़ी का बना हुआ है, आधा आयरन का है, तब ये होमोजीनियस नहीं होगा। तो स्फीयर है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस सेंटर पर। अगर ये एक ट्राइंगल है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पर। अगर ये एक रॉड है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। अगर ये दो बॉल हैं इनका और दोनों का मास सेम है, इनका सेंटर ऑफ मास इनके सेंटर पर होगा। तो इस तरह से ये जो पैराग्राफ है ये हमें बता रहा है कि होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में सेंटर ऑफ मास सेंटर पर ही होता है। होमोजीनियस नहीं होगा तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही आगे इसमें बताया गया है। थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया गया है और इसमें ये बताया गया है कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, यानी सेंटर पर आ जाएगा। इसी तरह से एक ये न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, masses of the particle are 100, 150 and 200. Each side of the equilateral triangle is this,
फाइंड सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये ट्राइंगल तो इक्विलेटरल है पर इनके मासेस अलग अलग हैं, इसलिए इनका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर नहीं आएगा। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हम न्यूमेरिकल पर नहीं जा रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि वो क्या है, तो इसलिए न्यूमेरिकल हम एक साथ करेंगे बाद में। अभी हमने क्या बात की कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। निकालने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया, वो कहाँ से आया कैसे आया हमें जस्ट अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्या लाइन बोली थी हमने शुरू में। पहले हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे, फिर हम देखेंगे उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो अब हम देखने वाले हैं कि वो क्यों जरूरी है, वो देखते हैं। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अभी हमने जो सेंटर ऑफ मास सीखा वो क्या है मैं लिख देता हूं एक बार। हमने पढ़ा था वेक्टर आर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन वाला यूज नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कम जगह यूज आएगा, तो समेशन वाला यूज करते हैं। समेशन एम आई आर आई अपॉन कैपिटल एम, ये फॉर्मूला आया था, जहां पर ये था m1r1 प्लस m2r2, इस तरह से ये टोटल मास और ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। यानी इसको लिखने से फायदा क्या है, x y z के तीनों अलग अलग नहीं लिखने पड़ते। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर ओपन करते हैं तो क्या आएगा, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस mnrn, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो r इंटू एम, दिस इज r इंटू एम। तो ये पहली इक्वेशन कहाँ से आई, हमारे इस फॉर्मूले से आई। इससे क्या पता चलता है वो जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ से आई वो तो ठीक है, क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है ना, ये n पार्टिकल के सिस्टम को बता दी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ n पार्टिकल सिस्टम, और जो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी है वो क्या बता रही है, वो है वन पार्टिकल सिस्टम। ये वन पार्टिकल ऐसा पार्टिकल है जिसका मास कैपिटल M है, जिसका पोजीशन वेक्टर कैपिटल R है। तो यानी कि ये n पार्टिकल, ये वन पार्टिकल। अब ये वास्तव में कंपैरिजन चल रहा है, n पार्टिकल सिस्टम को इस तरह से लिखना और एक पार्टिकल सिस्टम को ऐसे लिखना, ये सेम है। समझ गए? यानी ये क्या है, ये रिजिड बॉडी है यानी बड़ी ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड, और ये क्या है, एक टेस्ट मास की तरह, जैसे पहले पॉइंट मास मानते थे, ये बिल्कुल उस तरह से। आगे क्या है, आगे लिखा है इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डिफरेंशिएशन करने में देखिए d अपॉन डी टी ऑफ आर, डी अपॉन डी टी ऑफ आर, सब जगह d अपॉन डी टी कर दिया। यहाँ पर एक बहुत छोटा सा सवाल है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। m का डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया? वास्तव में हमें करना था ऐसे, m और r1 इनका डिफरेंशिएशन अगर करते तो इस तरह से आता। पहले हम m का करते r के रेस्पेक्ट में और r को सेम छोड़ देते, एज इट इज कर देते। फिर हम क्या करते, m1 को एज इट इज छोड़ देते और dr का करते। लेकिन मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन काम में लिया है, 0 वाला पार्ट सबका छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है। दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी। तो इसको अगर हम वेलोसिटी की फॉर्म में लिखें तो देखिए इस तरह का हो जाएगा। यहां से दिस इज वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल। फिर से बता देता हूं, ये वन पार्टिकल सिस्टम है और ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कि मैनी पार्टिकल सिस्टम। यहां पर हर एक की वेलोसिटीज v1 से लेकर vn तक है। यहां पर एक पार्टिकल की वेलोसिटी, इससे पता चलता है ये पहले पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है, और ये उस एक पार्टिकल की वेलोसिटी है जो सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ है, जिसका मास क्या है, पूरे ऑब्जेक्ट के मास के बराबर, यानी पॉइंट पर ये मास सारा आया हुआ है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल सिस्टम है और अनेक पार्टिकल सिस्टम है तो सबको अलग अलग करके ऐड करें और एक एक्सप्रेशन बनाएं, वो भी सेम है और ऐसे लिखना भी सेम वैल्यू देता है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आगे चलते हैं।
यहां तक पहुंचने के बाद हमें पता है एक बार और डिफरेंशिएशन कर दें वेलोसिटी का तो बन जाएगा एक्सेलरेशन। तो देखिए ये हो गया सिंगल पार्टिकल वाले पार्ट में, सेंटर ऑफ मास सिंगल पार्टिकल है, सारा मास वहां रखा हुआ है और उसका एक्सेलरेशन और उसका मास, और ऐसे ही अलग अलग पार्टिकल का मास और एक्सेलरेशन। इससे भी क्या पता चलता है, ऐसे अलग अलग पार्टिकल का मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट निकालें और उनको वेक्टोरिकली ऐड करें तो रिजल्ट वही आता है जो सेंटर ऑफ मास के अकेले का आता है। यानी यहाँ पर आप पागलों की तरह 50 पार्टिकल को कैलकुलेट करिए और यहाँ सिर्फ स्मार्ट बन के एक पार्टिकल का कैलकुलेट करिए, बात एक ही है। ये हम जानते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन दिस इज फोर्स, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा फेवरेट फॉर्मूला है F = ma, तो इसको हम फोर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये आ गया फोर्स की फॉर्म में। तो ये फोर्स क्या होगा, दिस इज फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, ये है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल एंड एन पार्टिकल। अब जरा फोर्स की बात करते हैं कि क्या है, फिर इसको और अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारी रिजिड बॉडी, ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में है सिर्फ एक, इसका सेंटर। ये सेंटर हम कैलकुलेट करेंगे, अब तो कैलकुलेट करना आ गया है तो कहीं ऐसा नजर आएगा। अब इसका एक पार्टिकल मैं मानता हूं ये m1, इस पार्टिकल पर कौन कौन फोर्स लग रहे हैं पहले वो देखते हैं। ये है m2, ये है m3 और इसी तरह से बाकी भी पार्टिकल। ये m2 इस पर फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ भी हो, मान लेते हैं ये फोर्स लगा दिया, इसका नाम मैं स्मॉल f1 रख देता हूँ। इस m3 ने भी लगाया, वो ये, इसको मैं f2 रख देता हूँ, मर्जी है कुछ भी रख दो। ऐसे ही और भी पार्टिकल लगा रहे होंगे तो वो भी फोर्स लग रहे हैं। ये सारे फोर्स कौन से हुए, ये फोर्स हुए इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस। अब हम कहते हैं कि मैं इसको बाहर से धक्का दे रहा हूं, ये हूं मैं और मैं इसको धक्का देना चाहता हूं, वो जो फोर्स होगा वो भी इस पार्टिकल पर लगेगा, मैं उसको भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेट इट इज एफ डैश। ये फोर्स कौन सा होगा, दिस फोर्स विल बी एक्सटर्नल फोर्स। कहने का मतलब है ये जो फोर्स है ये कौन सा हुआ, ये हुआ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फोर्स का टोटल। यानी इतने सारे फोर्स का एनालिसिस जस्ट इस एक फोर्स से हो रहा है। अब आगे बात करते हैं। जब तक मैंने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था तब तक ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था। क्या ये मेरे ऐसे देखते देखते ही क्या फट जाता है, नहीं। क्या ये m1 कहीं और चला जाता है, नहीं, कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये है सारे इंटरनल फोर्स अगर इनका टोटल किया जाए तो रेस्ट वाली कंडीशन में सारे इंटरनल फोर्स होते हैं 0, अपने आप कोई कुछ नहीं करता है। जितना इस m2 ने लगाया, जितना उस m3 ने लगाया, जितना सब ने मिलके लगाया, वो सारे के सारे क्या हो गए, 0। यानी इंटरनल फोर्स सोचने की जरूरत फिलहाल तो नहीं है, कोई स्पेशल केस आएगा तब की तब देखी जाएगी। यानी ये जो F1 फोर्स है इसको थोड़ा सा और डिटेल में रखें तो हम लिखेंगे दिस इज F इंटरनल प्लस F एक्सटर्नल, हम ये लिख सकते हैं। ये भी पता चला कि इंटरनल फोर्स तो होता है 0, तो ये कौन सा फोर्स बचेगा, दिस इज F एक्सटर्नल फोर्स। ये तो इन सब का एनालिसिस हो गया राइट हैंड साइड वाले का। यानी ये जो F2, F3, F4 दिख रहे हैं ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब बात करते हैं इस पे। ये तो बेचारा अकेला पार्टिकल है, एकदम मलंग, इंटरनल जैसी चीज यहाँ पर नहीं है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है बड़ा जिसको हम पॉइंट मास नहीं मान सकते, तो हमारे लिए बहुत बड़ा झमेला है। उनके सारे फोर्स जो हमने बाहर से लगाए हैं उनको सबको अलग अलग देखो, अलग अलग कैलकुलेट करो, इक्वेशन निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन लगाएंगे, तब फोर्स आएगा, उसको फिर वेक्टर सम करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा टोटल फोर्स क्या है। या फिर एक आसान तरीका, सेंटर ऑफ मास निकालो, जैसा कि हम सीख चुके हैं, उस पर टोटल मास तो पता ही है ऑब्जेक्ट का, और जो फोर्स लगाया है
उससे ma कैलकुलेट करो और सॉल्यूशन कर लो। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या बता रहा है, ये हमें एक आसान तरीका देता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के क्वेश्चन को एक पार्टिकल के क्वेश्चन में चेंज करना और पहले की तरह सॉल्व करना। पहले हम क्या करते थे, पहले हमारा पॉइंट मास का लॉजिक अलग था, अलग अलग बच्चे होंगे, अलग अलग डिस्टेंस होगी, पर अब ये लॉजिक वेरीफाई कर रहे हैं कि ये लॉजिक दूसरी जगह पर भी काम करता है, चाहे पॉइंट मास हो चाहे पॉइंट मास नहीं हो, सब जगह पर ये लॉजिक काम करता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बता रखा है कि किस तरह से ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स होता है, क्योंकि इंटरनल फोर्स सारे हो चुके हैं जीरो। क्या लिखा है जरा इसको भी पढ़ लेते हैं, लिखते बहुत है ना ये लोग। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स एज इफ all the mass of the system was concentrated at the center of mass and all the external forces were applied at that point। ये वही है जो हमने बताया कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का जो होता है वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि उसका सारा मास उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है और सारा एक्सटर्नल फोर्स भी उसी एक पॉइंट पर लग रहा हो। मीन्स हमने इतनी सारी जो रामायण बोली उसका एक ही मीनिंग है, इन क्वेश्चन को ऐसे ही करो जैसे पहले करते थे। बस फर्क क्या है, वो कौन सा पॉइंट है जिसको पॉइंट मास मानेंगे, उसके लिए सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले से सेंटर मास कैलकुलेट करना है पहले। बस एक ये चीज है जो हमने अलग से ऐड की है। इसका एनालिसिस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये जो मैंने बोला है बिना इसको पढ़े हुए, आप जब इस किताब में से इसको पढ़ोगे ना तो आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। हो सकता है कुछ जगह चीज़ें उतनी आसानी से लिखी हुई ना दिखाई दें कि समझ में आ जाए, पर आपको चूंकि ओवरऑल बता दिया है तो पढ़ के वो समझ में ज़रूर आएगा, पर पढ़िए ज़रूर। यहाँ पर क्या बताया है, यहाँ पर बताया कि कोई प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल वर्ड तो अब आप जानते ही हैं, उसको हमने फेंका। वास्तव में ये जो प्रोजेक्टाइल है ना ये एक बॉम्ब है, इसका सेंटर ऑफ मास तो एक ही है, चूंकि एक ही बम है, तो यहां से यहां तक तो हमने कर दी सेंटर ऑफ मास, एक ही पार्टिकल है तो एक ही बात कर दी। उसके बाद आगे जाके ये बम फट गया, मान लिया इस बम के हो गए 3 टुकड़े, एक टुकड़ा चला गया आगे और 2 टुकड़े चले गए पीछे, एक यहां और एक यहां। अब हम कैसे पता चलाएं कि ये सारे पार्टिकल जो है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो क्या करेंगे, या तो तरीका क्या है, इसका एनालिसिस अलग करो, इसका फोर्स, इसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, दूसरे का अलग करेंगे और तीसरे का अलग करेंगे। तीनों का करने के बाद तीनों को वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे। हो सकता है बहुतों को तो वेक्टर एडिशन में भी दिक्कत आती हो, तो इसका मतलब है एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ये मान के चलेंगे जो बम जहां आ रहा था ना वही एनालिसिस आगे करेंगे और वही पॉइंट सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो जादुई तरीके से दोनों रिजल्ट सेम आते हैं, यानी कि इनका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास वही आएगा जो पहले वाले पार्टिकल का आ रहा था। क्यों आएगा, क्योंकि इस समय वास्तव में देखा जाए ना तो बाहर से तो कोई फोर्स लगा ही नहीं है, यानी इस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो, बाहर से किसी ने थोड़ी फोड़ा है, हम थोड़ी गए थे उसको फोड़ने, वो अंदर के फोर्स से फटा। और इंटरनल फोर्स का सम कितना होता है, जीरो, तो इसलिए उसके पाथ में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंटरनल फोर्स कुछ नहीं करता है, तो इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास वही चला जाएगा। तो हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट कई ऐसे न्यूमेरिकल को एक चुटकी में सॉल्व कर देता है, चुटकी अच्छी बजी, एक चुटकी में सॉल्व कर देता है, जहां पर अगर हम कैलकुलेशन से करके देखेंगे ना तो बहुत देर लगेगी। लेकिन हम जानते हैं कि इंटरनल फोर्स मोशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, तो हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया, जैसे पहले आ रहा था उसी को एक्सटेंड कर दिया। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर इस टॉपिक को भी साथ साथ निपटा सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। हमने देखा कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम वही होते हैं जो सेंटर ऑफ मास के होते हैं। तो अब बात कर रहे हैं लीनियर मोमेंटम की, ये भी सेम ऐसा ही है। ये हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी
जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और फोर्स के साथ जो इसका रिलेशन होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स। और ये पता है, ये दैट वाज न्यूटन सेकंड लॉ, ये था भी न्यूटन सेकंड लॉ हमने देखा था। तो यहां पर हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको देखते हैं। हम यहां देख चुके हैं कि हमने एक रिलेशन बनाया था, दैट वाज m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 वेलोसिटी v1 प्लस m2 वेलोसिटी v2 प्लस एंड सो ऑन nth पार्टिकल के लिए। ये मोमेंटम है तो इसको p लिख दिया, ये पहले पार्टिकल का, ये दूसरे पार्टिकल का, वो n पार्टिकल का, तो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाएगा मोमेंटम का। ये बिल्कुल क्लियर है, आराम से लिख सकते हैं। अगर इसको कंपैरिजन करके लिखें तो वास्तव में ये जो p है, यानी ये वाला जो इस mv को लिख रहा है, ये किसका हुआ? ये सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अलग अलग पार्टिकल का मोमेंटम निकालना और इसको सॉल्व करने से बेटर है कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम निकाल लें। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं तो इस मोमेंटम का जब रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो दैट इज ma और वो हो जाएगा फोर्स। और अब ये जान चुके हैं कि वो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। और न्यूटन का सेकंड लॉ हमें कहता है अगर किसी पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे हों, यानी कि ये वाला पार्ट अगर जीरो होता तो dp/dt, इसको जीरो रखने से ये जीरो हो जाता। और किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? तो हम जानते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। इससे क्या पता चलता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम क्या हुआ? mv कांस्टेंट है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यानी मोमेंटम के कांस्टेंट होने का मतलब है फोर्स नहीं है। कई बार हम एक बहुत छोटी गलती कर देते हैं, पार्टिकल रुका हुआ है तो हम कहते हैं कोई फोर्स नहीं है, फिर कहते हैं पार्टिकल चल रहा है तो फोर्स लग रहा है, ऐसा हम बोलते हैं। पर याद रखिए, अगर पार्टिकल चल रहा है और उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तब भी उस पर कोई फोर्स काम नहीं करता है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार देखे होंगे। अब इससे हमें फ़ायदा क्या है वो देखते हैं। इससे फ़ायदा होता है, आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, याद दिलाता हूँ, एक गन का क्वेश्चन था। एक गन है, उसमें एक बुलेट है, इस गन का मास कैपिटल M है, बुलेट का मास स्मॉल m है। पहले ये रेस्ट पर थे और जब ये छूट जाते हैं, यानी कि ये गन अलग हो जाती है और बुलेट अलग हो जाती है, इसका मास कैपिटल M, इसका स्मॉल m, उस समय इसका मोमेंटम होता था कैपिटल M, इसकी वेलोसिटी v, इसका मोमेंटम m, इसकी वेलोसिटी स्मॉल v, और हम कहते थे ये पीछे जा रही है, ये आगे आ रही है, ऐसा कुछ करके बताते थे। इस कैलकुलेशन को देखिए एक बार। मान के चलो ये एक रिजिड बॉडी होती है जिसमें दो पार्टिकल होते। कौन कौन से पार्टिकल? एक गन और एक बुलेट। ये एग्जाम्पल रफ है पर समझने के लिए। दोनों पार्टिकल का मोमेंटम अलग अलग निकाला, इसका mv, इसका mv। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि इस बंदूक की वेलोसिटी कितनी होगी, यानी गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। मींस ये क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी है। तो हम क्या करते थे? हम ऐसे लिखते थे और लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते थे? जीरो। अब सोचो जीरो क्यों लिखते थे? हम कहते थे ये जो गन चली है ये हमने बाहर से नहीं लगाया गोली पे धक्का, ये इंटरनल फोर्स से चली है। इसका मतलब है इस केस में हमारा कहना था कि एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ? दैट वाज जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मोमेंटम कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है जो पहले वही बाद में। पहले कितना था? जीरो, क्योंकि रेस्ट पे था। बाद में कितना होना चाहिए? जीरो। तो ये बाद वाले मोमेंटम को हमने पहले वाले मोमेंटम के साथ मैच कर दिया, यानी कि कौन सी कंडीशन लगा दी? ये वाली कंडीशन। तो यही कंडीशन अब यहाँ पर हमारे काम आएगी। क्या काम आएगी? यहाँ तो चलो दो पार्टिकल थे, बात बन गई, लेकिन पार्टिकल दो से ज़्यादा होते तो ये कैलकुलेशन और टफ लगती, पर हमारे लिए आसान होती। अब ये क्वेश्चन कहाँ पर हमारे काम में आएंगे? आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कॉलिजन का। कॉलिजन में एक से ज़्यादा पार्टिकल टक्कर करते हैं या फट जाते हैं। इस वाले केस में ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल है, ये आगे जाके दो पार्टिकल में टूट गया, एक ये बन गया और एक रेडॉन बन गया।
अब हमें देखना है कि इनकी वेलोसिटीज क्या है, इनका यह एंगल क्या है। तो इसका तरीका क्या होगा, हम यहाँ पर इसका पहले मोमेंटम निकालेंगे इनिशियल और उनका निकालेंगे फाइनल, और इन दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स चूंकि जीरो है इसलिए इसका मोमेंटम जो था वो मोमेंटम चेंज नहीं होगा और फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट और भी क्वेश्चन करने के काम में आता है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे काम में आएंगे। तो यही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। इसी तरह से यहाँ क्या बताया इस डायग्राम में, यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं हम बाइनरी स्टार, कहीं लिखा होगा बाइनरी सिस्टम, ये लिखा हुआ देखिए यहाँ पर। बाइनरी सिस्टम का मतलब है, बाइनरी मीन्स दो, आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा बाइनरी डिजिट 0 और 1 वाली। तो यहाँ पर दो स्टार है, एक स्टार है इस सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट है जो ऐसे घूम रहा है इस तरह से, और दूसरा स्टार है जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है वो इस तरह से घूम रहा है। दोनों घूम रहे हैं और आगे की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये जो सिस्टम है ये हीलियोसेंट्रिक सिस्टम कहलाता है, जैसा कि आप इस वीडियो में भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस वीडियो में भी क्या है, बहुत सारे स्टार हैं, दो नहीं है बहुत सारे हैं और सब आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर है, ये स्टार आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास की जगह खुद बैठ जाएं तो हमें क्या लगेगा, सेंटर ऑफ मास जहाँ है वो क्या होगा, दोनों स्टार के सेंटर पे कहीं होगा। अगर सेम मास के हैं तो मैं सेंटर ऑफ मास हूं तो मुझे क्या लगेगा, ये स्टार घूम रहा है तो मुझे ऐसा लगेगा मेरे चारों तरफ घूम रहा है, बस ऐसे ही लगेगा ना। दूसरा स्टार है, एक यहाँ है तो एक यहाँ है तो वो भी घूम रहा है। तो सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें ये स्टार इस तरह से नजर आएंगे। देखो ये रहा, यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक लेफ्ट में है एक राइट में, एक ऊपर एक नीचे, एक सर्कुलर मोशन दिख रहेगा। जबकि यहाँ मोशन कैसा है, हेलिकल मोशन स्प्रिंग की तरह, और वहाँ है सर्कुलर मोशन। इस पार्ट को समझने के लिए थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, आगे लिखा क्या है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी बातें लिख रखी हैं जो समझ में नहीं आती हैं। देखते हैं। इन मैनी प्रॉब्लम्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल एज इन द अबाउ रेडियोएक्टिव डिके प्रॉब्लम, इट इज कन्वीनियंट टू वर्क इन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम रादर देन द लेबोरेटरी सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये देखिए दो वर्ड आए यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, लेबोरेटरी फ्रेम। ये क्या चीज़ है, अभी जो डायग्राम हमने देखा ये वाला डायग्राम, इसमें देखिए ये तो है एक्चुअल पोजीशन जैसा दिख रहा है, दिस इज लैब फ्रेम, जैसा है वैसा दिख रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब आप देखिए यहां पर ये आसान दिख रहा है या वहां आसान दिख रहा है, तो आप तो आंसर दे नहीं सकते, मैं बता रहा हूं, पर ये सिंपल सर्कुलर मोशन है और ये हेलिकल मोशन है, ये तो अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, तो वो आसान है। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, लैब में बैठ के देखने में कई बार चीजें कठिन नजर आती हैं और अगर सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में देखी जाएं तो वो आसान हो जाती हैं और इनके रिजल्ट तो दोनों सेम आएंगे। तो यही कहना चाहा कि सेंटर ऑफ मास सिस्टम में एनालिसिस करना कई बार आसान होता है, इसलिए हम सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है उसका मीनिंग आपको बताना चाह रहा था। इस डबल स्टार के बारे में भी देखिए कुछ लिखा है, इसको भी पढ़ देता हूँ। इन एस्ट्रोनॉमी बाइनरी डबल स्टार, जैसा कि ऊपर पढ़ा, इज ए कॉमन अकरेंस इफ देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स। फिर से ध्यान रखिए, इस केस में बाहर से कोई इनको नहीं घुमा रहा है, ये अपने अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से चल रहे हैं। द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए डबल स्टार मूव लाइक ए फ्री पार्टिकल। सेंटर ऑफ, अगर इस दोनों को हटा दें और एक सेंटर ऑफ मास माने तो हमें लगेगा बस एक चीज सीधे जा रही है, तो आसान मोशन हुआ ना वो तो। एज शोन इन फिगर 6.14a, जैसे कि आपने देखा, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द टू स्टार ऑफ द इक्वल मास आर ऑल्सो शोन इन द फिगर, दे लुक कॉम्प्लिकेटेड। लिखने की बात नहीं, हमें खुद पता है, तोते उड़ गए थे हमारे उसको देख के। इफ यू गो टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, देखिए फिर से बात करी, अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम को देखें, वी फाइंड दैट देयर आर टू स्टार आर मूविंग इन ए सर्कल अबाउट द सेंटर ऑफ मास विच इज एट रेस्ट। यानी कि अगर इसको रेस्ट में मान लें तो सिर्फ क्या बचता है, दो तारे हैं जो कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है यहाँ ये बताने की कोशिश करिए कि सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम चीज़ों को आसान बना रहे हैं, ना कि कठिन। तो यही था हमारा सेंटर ऑफ मास का एनालिसिस, जिसमें हमने जाना कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।